कुमार सी ओम स्टडी प्लस में आप सभी का स्वागत है। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश का अपवर्तन। कल का जो लास्ट टॉपिक था वह था हम लोगों का प्रकाश का अपवर्तन। हम लोग पढ़ चुके थे उसमें प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। तो हमने प्रकाश का अपवर्तन कंप्लीट कर चुके थे। अब आज आज का जो क्लास हम स्टार्ट करेंगे, आज का जो हम लोग का पहला टॉपिक होगा वह होगा अपवर्तन के कारण। अपवर्तन होता क्यों, अपवर्तन होने के कारण क्या है, हम उस कारण की बात करेंगे। देखिए फिजिक्स में ऐसा होता ही है, मतलब अपवर्तन हुआ तो क्यों हुआ, उसका कारण क्या है। परावर्तन हुआ तो क्यों हुआ, उसका कारण क्या है। सभी चीजों का है ना, हर एक चीज में क्यों मतलब क्वेश्चन मार्क आ ही जाता है। फिजिक्स ऐसा चीज ही है जिसमें हम लोगों को सब चीज प्रूव करके दिखाना पड़ता है। तो ही आज का जो टॉपिक है वह होगा अपवर्तन के कारण। तो हेडिंग लगाइएगा, अपवर्तन के कारण। तो हम लोग जानेंगे अपवर्तन होता क्यों है, अपवर्तन के कारण क्या है। ठीक है, देखिए आप लोगों को कल बताए थे, हम कल क्लास में हम बताए थे कि अलग अलग माध्यम में जो है प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जब प्रकाश की किरण, अपवर्तन परिभाषा हम बताए थे, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो आज अपवर्तन के कारण की जहां बात कर रहे हैं, पहले आप लोग हेडिंग लगाइए और लिख लीजिए पहले, उसके बाद आपको हम समझा रहे हैं। लिखिएगा, हेडिंग लगाइए अपवर्तन के कारण, और इसमें लिखना है अपवर्तन के कारण में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। इसीलिए जब प्रकाश की किरण इसीलिए जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। ठीक है, तो कारण क्या है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो विचलित क्यों होता है। वह विचलित इसीलिए होता है क्योंकि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चालें जो होती है वह क्या होती है, अलग अलग होती है, जिसकी वजह से प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। ठीक है, तो यही है अपवर्तन के कारण। लिख लिए होंगे, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बात और ध्यान दीजिएगा आप लोग, जैसे कि हम माध्यम की बात कर रहे हैं तो माध्यम हम लोग क्या पढ़े थे, सघन माध्यम और विरल माध्यम पढ़े थे। दो माध्यम पढ़े थे इसमें, सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है, हम कल के क्लास में पूरा डिटेल्स में उसको हम बता दिए थे, उम्मीद है समझ गए होंगे। तो विरल माध्यम और सघन माध्यम की बात कर रहे हैं। देखिए माध्यम जैसे कि है, मान लेते हैं प्रकाश, कंडीशन देखिए यहाँ कंडीशन मात्र दो ही हो सकता है, या तो प्रकाश क्या होगा विरल से सघन में जाएगा, कहां से, विरल से सघन में जाएगा, या दूसरा कंडीशन में क्या होगा, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा। बस यही दो कंडीशन है, इसको समझना है गौर से। देखिएगा, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। जब कब, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, देखिए प्रकाश को ऐसे बात, देखिए प्रकाश ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, प्रकाश को जाना चाहिए कैसे, सीधा इसको ना चल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे ही जाएगा नहीं।
तो बीच में क्या डालेंगे हम लोग, अभिलंब डालेंगे, बीच में डाल दिए अभिलंब। ठीक है, याद रखिएगा, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब के पास आ जाती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब के पास, अभिलंब ये है, जाना चाहिए कैसे, ऐसे जाना चाहिए था। पास होने का मतलब क्या हो गया, प्रकाश जो है अंदर से जाएगा, अभिलंब के पास आ जाएगा, अर्थात क्या होगा, प्रकाश यहाँ से ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं ऊपर का माध्यम क्या है, V1 है, नीचे का माध्यम क्या है, नीचे के माध्यम में प्रकाश की चाल, चाल की बात कर रहे हैं। ऊपर का माध्यम विरल है, नीचे क्या है, सघन है। ऊपर में प्रकाश की चाल की जहाँ बात कर रहे हैं वो V1 है और नीचे में क्या है, V2 है। ठीक है, तो क्या हुआ, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह क्या होती है, अभिलंब के पास आ जाती है, अभिलंब के पास आ जाती है। यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या होगा, यहाँ ना ऊपर विरल माध्यम में प्रकाश की चाल और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल के लिए हम कंपेयर करेंगे, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल की बात करेंगे तो V1 जो होगा, V1 जो होगा वह V2 से क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब V1 में प्रकाश चाल, V1 में प्रकाश की चाल जो होगा V2 के प्रकाश चाल से क्या होगा, अधिक होगा। क्योंकि हम कल भी बताए थे कि सघन में चाल क्या हो जाता है, कम हो जाता है और विरल में क्या होता है, चाल अधिक हो जाता है। तो उसी प्रकार से V1 V2 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, अब देखिए आपतित किरण और अभिलंब के संपर्क से यहाँ जो कोण बनेगा वो क्या कहलाता है, आई। यहाँ भी अपवर्तित किरण और अभिलंब के संपर्क से कौन सा कोण बनेगा, आर बनेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो आपतन कोण आई होगा, आपतन कोण आई होगा वह क्या होगा, अपवर्तन कोण आर से क्या होता है, बड़ा हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये आपतन कोण आई हो गया, ये आपतन कोण आर हो गया, सॉरी अपवर्तन कोण आर हो गया। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो वहां पे क्या होगा, आपतन कोण आई जो होगा अपवर्तन कोण आर से बड़ा होता है और वहीं V1 क्या होगा, V2 से बड़ा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, प्रकाश जो होगा सघन से कहाँ घुसेगा, विरल में। अब देखिए जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से कहाँ प्रवेश कर रही है, विरल माध्यम, तो प्रकाश को जाना चाहिए कैसे, ऐसे इसको चले जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे जाएगा नहीं। बीच में क्या डालेंगे हम लोग, बीच में डालेंगे अभिलंब, बीच में डाल दिए अभिलंब। अब क्या हो रहा है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में प्रवेश करेगी, याद रखिएगा ये चीज, ऑब्जेक्टिव में भी कई बार क्वेश्चन आता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। मतलब ये अभिलंब है, जाना चाहिए ऐसे, ऐसे जाना चाहिए, इसको इस होके जाना चाहिए, लेकिन इससे क्या होता है, अभिलंब से दूर, अर्थात इस प्रकार से क्या होगा, वह निकल जाएगा। मान लेते हैं सघन माध्यम में प्रकाश की चाल V1 है और विरल में V2 मान लिया, ये आपका क्या हो गया, आपतन कोण आई और ये पूरा कोण क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण आर। अब यहां देखिएगा क्या होगा, सघन V1 जो होगा, V1 सघन माध्यम क्या आपका V1 है, और वहीं यदि बात कर रहे हैं विरल माध्यम की तो विरल माध्यम क्या आपका V2 है। यहाँ पे क्या होगा, V2 जो हो जाएगा V1 से क्या होगा, V2 जो होगा V1 से बड़ा होगा। मतलब विरल माध्यम में प्रकाश चार्ज होगा ना, सघन से क्या होगा, अधिक होगा। सेम ही बात है, विरल माध्यम में अधिक होगा किससे, सघन माध्यम से क्या होगा, अधिक हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं हम इसमें, इसका आपतन कोण आई और इसका अपवर्तन कोण आर। यहाँ जो आर होगा, आर जो होगा वह आपतन कोण आई से क्या होगा, बड़ा होगा। दिख भी रहा है कि आपका आपतन कोण हो गया, क्या है आपका अपवर्तन कोण हो गया। तो आर क्या होगा यहाँ पे, आई से बड़ा होता है। कब,
जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही हो। तो फिर समझ लीजिएगा, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब के पास आती है, वहीं जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज आप तो अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे हम लोग समझेंगे कि जैसे हम बताए कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। कोई माध्यम विरल होता है, कोई दूसरे के सापेक्ष क्या होता है, सघन माध्यम होता है। विरल माध्यम होता है और कोई सघन माध्यम होता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, मान लेते पानी है, कांच है, हवा है, हीरा है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम पानी और कांच की बात कर रहे हैं। पानी और कांच में कौन सा सघन माध्यम है, बताइए। पानी और कांच में कौन सा माध्यम आपका सघन है? तो आप लोग का जवाब होगा पानी और कांच में जो है, कांच क्या है आपका सघन माध्यम। ठीक है, देखिए हम बात कर रहे हैं पानी और कांच की। पानी और कांच में सघन माध्यम कौन सा है? कांच है। तो हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं कि मतलब पानी और कांच में कांच क्या है, सघन माध्यम है। कांच और हवा में सघन माध्यम कौन सा है? तो सघन माध्यम आपका क्या होगा? कांच होगा। और वहीं यदि बात कर रहे हैं हम हवा, हवा और पानी में, हवा और पानी की जहां बात कर रहे हैं, हवा और पानी में आपका सघन माध्यम कौन सा है? तो पानी है। हम ये चीज पढ़ा रहे हैं, कोई आया सज्जन बोलता है, आप बहुत देख रहे हैं, बहुत देर से पढ़ा रहे हैं कि पानी हवा में सघन माध्यम पानी है, कांच और पानी में सघन माध्यम कांच है, लेकिन कितना सघन है ये बताइए हमको। कोई सज्जन व्यक्ति आया, हमको बोलता है कि आप ना बहुत देर से देख रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, पानी और हवा में पानी सघन माध्यम है, पानी और कांच में कांच क्या है? सघन माध्यम है, लेकिन आप हमको ये बात बताइए कि कितना गुना सघन माध्यम। अब हम क्या बताएं उसको? तो हम उसको बोले, देखिए आपका जवाब हम नहीं दे पाएंगे, आपका जवाब हम नहीं दे पाएंगे। आपका जवाब देने के लिए कोई और पैदा लिया है, तो आपका जवाब वही देगा। तो पैदा कौन लिया है उसके बारे में बता रहे हैं, इसकी जवाब, उस सज्जन का जवाब कौन देगा उसको बता रहे हैं आप लोगों को। तो उसका जवाब देगा अपवर्तनांक। हेडिंग लगाइए, अपवर्तनांक। कितना गुना सघन है, कितना गुना विरल है, वो चीज बताएगा आपका अपवर्तनांक। अपवर्तनांक इंग्लिश में होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, REF। देखिए, लिखिए पहले आप लोग अपवर्तनांक होता क्या है, अपवर्तनांक को लिख लीजिए। हाँ, ये समझने के लिए लिखा रहे हैं, अभी जो परिभाषा बताएंगे फर्स्ट में वो होगा आपको किसी को बताने के लिए, लेकिन एग्जाम में लिखने के लिए कोई परिभाषा और होगा, उसको भी हम लिखा देंगे। लिखेगा अपवर्तनांक में, लिखेगा अपवर्तनांक वह भौतिक राशि है, अपवर्तनांक वह भौतिक राशि है जो यह व्यक्त करता है, अपवर्तनांक वह भौतिक राशि है जो यह व्यक्त करता है कि एक माध्यम दूसरे माध्यम से कितने गुना सघन या विरल है। अपवर्तनांक वह भौतिक राशि है जो यह व्यक्त करता है कि एक माध्यम दूसरे माध्यम से कितने गुना सघन या विरल है। समझिए, जैसे हम बात कर रहे हैं कितने गुना सघन या विरल है, समझ गए? मतलब अपवर्तनांक वह भौतिक राशि है जो यह व्यक्त करता है कि कोई माध्यम जो है कितने गुना सघन माध्यम है या कितने गुना विरल माध्यम है, ये चीज कौन बताता है? अपवर्तनांक बताता है। लेकिन दूसरा एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, पहले समझिए थोड़ा सा। जैसे मान लेते हैं दो ही चीज है, कोई बर्तन वर्तन है, इसमें क्या है? हवा मान लीजिए, इसमें क्या है? पानी।
ठीक है, तो बताइए हवा और पानी में सघन माध्यम कौन सा होगा? हवा और पानी में सघन माध्यम कौन सा होगा? बार बार बताए जा रहे हैं, हवा और पानी में सघन माध्यम कौन सा होगा? आपका पानी हो जाएगा। मान लेते हैं हवा में प्रकाश की चाल v1 और पानी में प्रकाश क्या मान लिया? v2 मान लिया। हवा में प्रकाश की चाल v1, पानी में प्रकाश की चाल क्या हो गया? v2 हो गया। तब यहां से यदि हम अपवर्तनांक पर ऐसा लिखेंगे तो वह क्या हो जाएगा? v1 बटे v2 बराबर क्या हो जाएगा? n। तो उसी के नीचे अथवा लगा के लिखना है, जो अपवर्तनांक का परिभाषा लिखे उसके नीचे। अब ये है ना किताबी परिभाषा है जो कि आप एग्जाम में लिख सकते हैं, इससे पहले जो लिखा है परिभाषा वो किसी को समझाने के लिए था, अब जो लिखा रहे हैं वो आपको एग्जाम में वही लिखना है, ठीक ना? तो लिखिए, इसके नीचे अथवा लगा के लिखना है कि दो माध्यमों में अपवर्तनांक दो माध्यमों में प्रकाश के चाल अपवर्तनांक दो माध्यमों में प्रकाश के चाल का अनुपात बताता है। अपवर्तनांक क्या करता है? दो माध्यमों में प्रकाश के चाल का अनुपात ज्ञाता है। अपवर्तनांक दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात को ज्ञात करता है। तो आप इस फॉर्मूला से अपवर्तनांक को ज्ञात कर सकते हैं, v1 बटा v2। ठीक है, चलिए आगे लिखिएगा, है चलो आगे लिखना नीचे से। अपवर्तनांक को n से सूचित किया जाता है। अपवर्तनांक को n, चुटकी नहीं लिखे ना, इसे लिखिएगा। अपवर्तनांक को n से सूचित किया जाता है। फिर अगला हैच लगाइए और लिखिए अपवर्तनांक को n से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब बात करें मात्रक की। अपवर्तनांक का मात्रक बहुत कठिन होता है, पता है? अपवर्तनांक का मात्रक जो होता है बहुत ही कठिन होता है। आप बोलिएगा क्या होता है, तो हम बोलेंगे कुछ नहीं होता है, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। तो क्या होता है? अपवर्तनांक का मात्रक कुछ नहीं होता है, अपवर्तनांक का मात्रक होता ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगला हैच लगाइए और लिखिए उसमें अपवर्तनांक अपवर्तनांक सदैव माध्यम के सापेक्ष निकाला जाता है। अपवर्तनांक सदैव माध्यम के सापेक्ष निकाला जाता है। निकाला जाता है, एक बात बोर्ड पे लिख रहे हैं, पता है कि राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, तब पर भी आप लोग एडजस्ट कीजिए। और हम ये सब चीज़ का पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम चैनल कुमार शिवम स्टडी प्लस पे हम अपलोड करा देते हैं। जैसे वीडियो अपलोड हुआ, वीडियो अपलोड कराने के ठीक बाद हम जितना पढ़ा रहे हैं सबका पीडीएफ उस पर हम अपलोड करवा देंगे, वहां से आप देख के उसको नोट बना सकते हैं। हालांकि जब लिखा रहे हैं साथ साथ कॉपी रखिए, कॉपी कलम साथ में रखिए। जब हम बोल रहे हैं एक क्लास की तरह, ऑफलाइन क्लास की तरह हम पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग ऑफलाइन क्लास की तरह ही मजा लेके पढ़िए। और जैसे जैसे लिखा रहे हैं, जैसे जैसे बोलते हैं, वैसे वैसे आप लोगों को लिखना भी है, पढ़ना भी। ठीक है, तो क्या लिखे हम? हाँ, अपवर्तनांक सदैव माध्यम के सापेक्ष निकाला जाता है। अपवर्तनांक जो होता है सदैव माध्यम के सापेक्ष निकाला जाता है। देखिए समझा रहे हैं, साफ कर लेते हैं एक बार। क्या बताएं? अपवर्तनांक जो है सदैव मतलब हर हमेशा जो अपवर्तनांक होता है सदैव जो है वह माध्यम के सापेक्ष निकाला जाता है। जैसे हम बात कर रहे हैं, यहाँ क्या है? हवा है, यहाँ पानी है, यहाँ मान लेते हैं
कांच है, यहाँ पे क्या है, हीरा, हीरा हीरा। ठीक है, हवा है, पानी है, कांच है और क्या है, हीरा है। अब पानी कहता है मैं सघन माध्यम। ठीक है, पानी कह रहा है कि मैं सघन माध्यम, वो भी मेरे सामने कह रहा है कि मैं सघन माध्यम हूँ। तो हमने कहा पानी, तुम जो अपने आप को सघन माध्यम कह रहे हो, तुम महाबदतमीज हो, महाबकलेल हो। पानी कह रहा है कि मैं सघन माध्यम हूँ। हमने कहा खबरदार, तुम जैसे बोल रहे हो सरासरी गलत बोल रहे हो। तुम सघन माध्यम नहीं हो, तुम सघन माध्यम नहीं हो, क्योंकि तुमसे ज्यादा सघन कौन है, कांच है। तुमसे ज्यादा सघन कांच है, इसलिए तुम जो कह रहा है मैं सघन माध्यम हूँ, ये क्या है, गलत है। तो ज्यादा बदतमीजी नहीं करो। तुम ऐसे कह सकते हो कि हम जो है हवा के सापेक्ष सघन माध्यम। हाँ, जब पानी का ये कहा था कि मैं हवा के सापेक्ष सघन माध्यम हूँ, तो हम बोलते वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो पानी जो है यदि ये कहता है कि मैं हवा के सापेक्ष सघन माध्यम हूँ, तो ये बिल्कुल क्या है, सही है। किसके सापेक्ष, हवा के सापेक्ष पानी जो है वह सघन माध्यम। ठीक, जब इसको बता रहे थे हम पानी, तुम ढेर नहीं ढेर है ना, मत बड़बड़ाओ, क्योंकि पीछे कौन है, कांच तुमसे ज्यादा क्या है, सघन है। अब कांच भी देख के पगला गया, देखो मेरा बड़ाई होने लगा। अब कांच कहता है अपने आप को कि मैं क्या हूँ, सघन माध्यम। मैं कौन कहने लगा, कांच कहने लगा मैं सघन माध्यम। उसको भी बोले, इसको तुम भी बदतमीजी शुरू कर दिया है। तो कांच भी सघन माध्यम नहीं है, क्योंकि किसी के सापेक्ष लेंगे तभी वो सघन है या विरल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, कांच से ज्यादा कौन है, हीरा है। हीरा कांच से ज्यादा क्या है, सघन हीरा है, और हीरा का भी कोई ना कोई बाप होगा। तो इसलिए यदि ये बोलेगा, कांच बोलेगा कि मैं हवा और पानी के सापेक्ष सघन हूं, तो ये चलेगा, दौड़ेगा पूरा। जब ये कांच कहेगा कि मैं हवा और पानी के सापेक्ष सघन हूं, तो ये बिल्कुल सही होगा। ये नहीं कह सकता है, अपने आप में कोई नहीं कह सकता है कि मैं सघन माध्यम हूं। तो इस अपवर्तनांक के लिए क्या होता है, किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो चलिए, समझ गए ना, समझ गए होंगे बिल्कुल। तो क्या बताएं, आगे में कैमरा रखा हुआ है, क्लास में क्या होता था, बच्चा सब बैठा हुआ होता था, बोलते थे समझ में आया, अरे फलना समझ में आया। लेकिन यहाँ कैमरे से बात करो, क्या बात करें, गजब लगता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। पढ़िए आप लोग भी ध्यान से, आप लोग को जो डाउट हो कमेंट कीजिएगा। हम बाद में, अभी रिकॉर्ड चल रहा है, तो बाद में हम सबका कमेंट पढ़ते हैं, कमेंट पढ़ के उसका रिप्लाई करेंगे। जब ऑनलाइन आएंगे तो उसके बाद तो पूरा साथ ही साथ कमेंट का रिप्लाई भी मिलेगा। ठीक है, फिलहाल कष्ट हो रहा है कि कैमरा को देख के हमको बार पढ़ना पड़ता है, कोई सामने है नहीं, कैमरे को बोलता समझा रे, लिखा रे, कैमरे को देख के बोलना पड़ रहा है। तो ठीक है, एडजस्ट कीजिए किसी तरह। अपवर्तनांक जो है, अपवर्तनांक को लिखने का तरीका कैसे, लिखना कैसे अपवर्तनांक, जैसे कि बात कर रहे हैं हम एन, एन हम क्या लिखा है, अपवर्तनांक को एन से सूचित किया जाता है। अब देखिए, जिसका अपवर्तनांक निकालना है उसको इस जगह लिखना है। अब जिसके सापेक्ष, जिसके सापेक्ष निकालना है उसको आगे में। अपवर्तनांक खाली है ना, ओनली एन नहीं लिख सकते हैं। अपवर्तनांक के लिए क्या होता है,
जिसका निकालना है उसको आगे, जिसके सापेक्ष निकालना है उसको क्या लिखते हैं हम, पीछे लिखते हैं। जिसका अपवर्तनांक निकालना होता है उसको आगे, जिसके सापेक्ष निकालना होता है उसको हम क्या लिखेंगे, पीछे लिखेंगे। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं पानी का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष, पानी का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष, इसको कैसे लिखेंगे? फर्स्ट में तो हम एन लिख लिए, एन लिख लिए, क्या लिखा है हम, पानी का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष, किसका निकालना है, क्या लिखे हैं, जिसका, किसका, पानी का, पानी का इंग्लिश क्या होता है, वाटर, दे दिए यहाँ वाटर, डब्ल्यू दे देंगे। पानी का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, हवा के सापेक्ष, हवा इंग्लिश क्या तैयार होता है, तो हम यहाँ ए लिख देंगे, ए एन डब्ल्यू हो जाए। इस प्रकार से अपवर्तनांक को लिखा जाता है। अब यदि हम बात करेंगे आगे कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा आपका, किसका निकालना, कांच का अपवर्तनांक, जिसका निकालना उसको आगे करना, तो एन, कांच का क्या होता है, गिलास, जी, और किसका निकाल, किसके सापेक्ष, हवा के सापेक्ष, दे दिए यहाँ, दे दिए ए एन जी हो जाएगा, ए एन जी हो गया। ठीक है, इस प्रकार से अपवर्तनांक को लिखा जाता है। जिसका निकालना है उसको आगे लिखना है, जिसके सापेक्ष निकालना है उसको पीछे निकालना, मतलब पीछे लिखना पड़ता है। ठीक है, तो हम कुछ अपवर्तनांक, कुछ चीजों का अपवर्तनांक हम लिख देते हैं, ध्यान दीजिए, साफ कर दें इसको, लिख लीजिएगा। तो देखिए ए एन डब्ल्यू, इससे क्या मतलब हुआ, ए एन डब्ल्यू, इसका मतलब क्या हो गया बताइए आप लोग, ए एन डब्ल्यू जो हुआ इसका मतलब क्या हो गया, पानी का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष, पानी का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष, इसका मान जो होता है वह होता है आपका 4/3 होता है, 4/3, इसको सॉल्व कीजिएगा कितना निकलेगा, शायद 1.3 निकलेगा। क्या है, ए एन डब्ल्यू, ए एन डब्ल्यू का मतलब हो गया पानी का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, हवा के सापेक्ष, कितना मान होता है इसका, 4/3 होता है, और 4/3 को सॉल्व कीजिएगा तो कितना निकलेगा आपका, 1.3 निकलेगा। वहीं यदि हम बात कर रहे हैं ए एन जी, बताइए ये क्या हो गया, किसका अपवर्तनांक निकाल रहे हैं और किसके सापेक्ष, ए एन जी में किसका अपवर्तनांक निकाल रहे हैं और किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, बताइए। तो क्या होगा, हम निकाल रहे हैं ग्लास, कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, हवा के सापेक्ष, कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष, तो कितना होता है इसका, 3/2 होता है। इसको सॉल्व कीजिए कितना होगा, 3/2 को यदि हम सॉल्व करते हैं तो क्या निकलता है, 1.5 निकल जाएगा। अब वहीं यदि बात करें हम ए एन डी, बताइए क्या लिखे, इसका मतलब क्या हो गया कि हीरा का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष, हीरा का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष, तो कितना होता है इसका, 12/5, सॉल्व कीजिएगा तो 2.4, 15, ठीक है, ए एम डी 12 कितना है, 5 है, इसको सॉल्व कीजिएगा क्या निकलेगा, 2.4 निकलेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये अपवर्तनांक आगे आपको भविष्य में, नहीं भविष्य के साथ साथ आप एग्जाम में काम देगा। एक बात यहाँ गौर कीजिएगा, हम जो है ना, हम जो है कहाँ से आ रहे हैं, विरल से, विरल से कहाँ आ रहे हैं, सघन में, विरल से कहाँ आ रहे हैं, सघन में। देखिए ए है, ए है, ए है, मतलब ए और हवा, और यहाँ क्या है, पानी है, हवा और पानी में किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, हवा के सापेक्ष, तो विरल से किस में आ रहे हैं हम,
सघन में आ रहे हैं। तो मतलब क्या हो रहा है, विरल से सघन में जब आ रहे हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, अपवर्तनांक का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अपवर्तनांक का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एन क्या हो रहा है, बढ़ता है। मतलब तो यहाँ से एक बात याद रखना है कि जब हम विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेंगे तो वहाँ अपवर्तनांक का मान क्या होता है, बढ़ता है। वहीं इसके अपोजिट हो जाएगा कि जब हम सघन से विरल में जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, अपवर्तनांक का मान घटेगा। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। कब, जब विरल से सघन में जाएगा तो अपवर्तनांक का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आ चुका है। ऐसा होता है कि जब विरल से सघन में जाएंगे तो अपवर्तनांक का मान क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा और परिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं, ऐसा ऑप्शन आता है। ठीक है, विरल से सघन में जब जाएंगे तो अपवर्तनांक का मान क्या होता है, बढ़ता है। वहीं यदि अपोजिट की हम बात कर रहे हैं, जब सघन से विरल में प्रवेश करेंगे तो क्या होगा, अपवर्तनांक का मान घट जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। चलिए साफ कर देना इसको। चलिए अब बात कीजिएगा ताप बढ़ने पे। बताइएगा ताप बढ़ने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं ये कोई भगोना भी बर्तन उर्तन है, इसमें क्या भरा हुआ है, दूध भरा हुआ है, दूध इसमें भरा हुआ है, इसको ना ताप देते हैं, जैसे क्या दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं। तो बताइएगा जैसे ही ये दूध है, नीचे में यहाँ दूध, दूध में मतलब क्या है, भगोना है, भगोना में क्या है, दूध है। इसको गर्म करना स्टार्ट किए, ताप देना शुरू किए। तो बताइए यह दूध जो है, वह दूध जो है वह कैसा माध्यम हो जाएगा, विरल माध्यम होगा, सघन माध्यम हो जाएगा। बताइएगा दूध रखा हुआ है, जैसे ही दूध को हम गर्म करना स्टार्ट किए, ताप देना स्टार्ट किए तो क्या होगा, ऐसा नहीं सोच लीजिएगा दूध है, दूध को गर्म करना शुरू करेंगे और गर्म करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, लास्ट में क्या बन जाएगा, खोया बनेगा। खोया के बाद क्या बन जाएगा, पेड़ा बन जाएगा और हम लोग गपागप खाएंगे। इस चीज की बात नहीं कर रहे हैं हम विरल और सघन की बात कर रहे हैं। जब ताप को हम बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे ताप बढ़ेगा तो वह विरल माध्यम होगा या सघन माध्यम होगा। तो देखिएगा जैसे हम दूध को गर्म करते हैं तो उबलना शुरू होता है, कण क्या होता है, हटने लगता है, कहीं से कहीं क्या होता है, भटकने लगता है, तब न ऊपर जाकर पलटता है दूध। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ताप बढ़ेगा तो माध्यम कैसा हो जाएगा, कैसा, विरल माध्यम हो जाएगा। चलिए नहीं समझा, फिर से समझा रहे हैं, एक एग्जांपल और है, शायद उससे कंप्लीट आप समझ जाइएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक बात है, ठंडी का टाइम है, ठंडी है, ठंडी होता है ना, जनवरी फरवरी का महीना होता है। तो उसमें क्या होता है, हम लोग इधर है ना क्या कहते हैं, घूर लगाता है, घूर देखे होंगे, इस प्रकार से चेला लगल रहता है। बीच में क्या है, पूरा आग लगा हुआ है। ठीक, आग लगा हुआ है और यहाँ पे हमारे चाचा दादा फूफा जो भी है पड़ोस पड़ोस का सब बैठ के क्या होता है, क्या कर रहा है, ताप रहा है। क्या कर रहा है, ताप रहा है। लेकिन यार गलत बोल रहे हैं लोग, ये जो बोलते हैं ना बैठ के घूर ताप रहे हैं, हम घूर नहीं ताप रहे हैं, उष्मा ले रहे हैं और ताप को बढ़ा रहे हैं। यहाँ से क्या ले रहे हैं, उष्मा को ले रहे हैं और ताप को हम बढ़ा रहे हैं। यहाँ उल्टे बोलते हैं कि है ना हम ताप रहे हैं, अब तापते नहीं है, हम तापते नहीं है, उष्मा लेते हैं और ताप को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सब सज्जन है ना बैठा हुआ है, ताप रहा है, पूरा भाषण दे रहा है, फलनमा का बेटा ये है, चिल्लमा का बेटी ये हो गया, उसका उसके घर में ये है, मतलब इस प्रकार से ना कुछ से कुछ वहाँ बकवास सब बातें चलते रहती है। कोई गुजरा उधर से देखता है उसका बेटा ऐसे चलता है,
यार उस छोड़ो यार, जो भी हो। इस प्रकार से वहाँ बातचीत तो होते रहता है। ठीक, अब क्या करते हैं हम लोग वहाँ पे, आप वहाँ जाइएगा, ठीक ना, साथ में 5 लीटर पेट्रोल छुपा के ले लिए पीछे में, ऐसे पीछे में ले लिए 5 लीटर पेट्रोल, 5 लीटर पेट्रोल ले लेना, पीछे में छुपा लिए। अब वहाँ गए, धीरे धीरे सुन रहे हैं, बीच बीच में हाँ हाँ ठीक है ना, वह सही बात है, ठीक बोले छो, कुछ भी ऐसा है, मतलब हाँ में हाँ मिला रहे हैं। एकाएक क्या कीजिएगा, आपको ताप बढ़ाना है, ताप क्या करना है, बढ़ाना है। देखिए क्या कीजिएगा, जब बात चल रहा है, एकाएक डब्बा लिए पेट्रोल का, बीचवे में डाल देना। जैसे ही इसमें हम पेट्रोल डालेंगे, उष्मा बढ़ेगा तो ताप क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे ही ताप बढ़ेगा, जैसे ही ताप बढ़ेगा, गंगा मैया की कसम, ये जितना भी पास में है वो पटापट पटापट छिटक छिटक के, कोई यहाँ की लुंगी झाड़ेगा, कोई इधर धोती फसारेगा अच्छा से, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा है ना, कन क्या होगा, पूरा दूर दूर हट जाएगा। देखिए, जब यहाँ ताप कम था, सब पास पास था, अब जैसे ही उसमें पेट्रोल दिए, देख लीजिए सब 9 2 11 हो गया, तो गया ना सब, सब क्या हो गया, दूर दूर हो जाता है। तो मतलब क्या हो गया, जब ताप कम था तो माध्यम कैसा था, सघन था। जब ताप कम था तो माध्यम सघन था। जैसे ही ताप को बढ़ाए तो माध्यम कैसा हो गया, विरल। कैसे विरल हो गया, क्योंकि कण क्या हो गया, दूर दूर हो गया। जैसे ही कण दूर दूर होगा तो वह क्या होगा, विरल। जब ताप कम था तो माध्यम, मतलब ये कण जो था सटा सटा था, जैसे ही ताप बढ़ाए तो देख लो कण सामने है, छिटक गया, ठीक ना। तो ताप बढ़ने से क्या होता है, माध्यम कैसा हो जाता है, वह विरल माध्यम हो जाता है। तो क्या होगा वह, सब कर दें, तो क्या होगा, यदि ताप बढ़ता है तो माध्यम कैसा हो जाएगा, यहाँ पे माध्यम कैसा हो जाएगा, विरल हो जाएगा। और जब माध्यम क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा, तो n क्या हो जाएगा, घटेगा। जब ताप बढ़ेगा तो माध्यम कैसा होगा, विरल होगा, और विरल होगा तो अपवर्तनांक का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्योंकि इससे पहले हम पढ़े कि यदि है ना सघन से, इससे पीछे जो पढ़े हम लोग, कि जब विरल से किस में पहुंच रहे थे, सघन में पहुंच रहे थे। यहाँ उल्टा क्या हो गया, सघन से विरल में, सघन था, सघन से क्या हो गया, विरल में। तो जैसे ही माध्यम विरल हो गया तो एन क्या हो गया, घटेगा। इससे पहले पढ़े ना, इससे जो पहला टॉपिक था उसमें क्या बताया, जब हम क्या होता है कि मतलब विरल से सघन में जा रहे हैं, विरल से कहाँ सघन में जा रहे हैं, तो एन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब विरल से सघन में जा रहे हैं तो एन क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन यहाँ क्या हो गया, पहले सघन था, पहले सघन था, सघन में हम ताप बढ़ाए तो माध्यम क्या हो गया, विरल हो गया। अर्थात वह कहाँ से, सघन से विरल में जा रहा है, तो अर्थात क्या होगा, एन का मान क्या हो जाएगा, घटेगा। तो आज के लिए इतना ही। लाइट भी कट गया, पूरा गर्मी में बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, इससे आगे पढ़ेंगे। उसमें हम जो भी डाउट हो, जो भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो कमेंट में आप लोग कमेंट कीजिएगा। और हम क्लास स्टार्ट करने से पहले आपका जो कमेंट होगा, हम उस कमेंट पे ही बातचीत करेंगे पहले, और आपका जो डाउट होगा पहले डाउट क्लियर करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।